न जाने मेरे माँ बाप को क्या सूझी जो तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ दिया। जिंदगी नर्क बन गई है। मैं यहाँ 2 कमरे के घोंसले में रहती हूँ और इनने माँ बाप थाट से कोठी में रहते हैं। कहा था मैंने माँ से ऐसे घर में भेजना जहाँ खुद की छत और 2 वक्त का आराम मिले, पर उन्होंने तो नौकरी देखी और उस नौकरी से क्या फूटी कौड़ी मिलती है। सारा काम मुझे करना पड़ता है और अपने सपनों को 2 कमरे में समेटना पड़ता है। रसोई में बर्तन पटकते हुए पुष्पा अपने पति संजय को सुना रही थी। संजय बोला, ज़रा धीरे बोलो, फ़ोन पर माँ और बाबूजी से बात कर रहा हूँ, सुन लेंगे तो 10 सवाल करेंगे। पुष्पा कहाँ मानने वाली थी। ये सुनकर और ज़ोर से बर्तन पटकने लगी। संजय ने बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया और बोला, अगर तुम्हें वो घर कोठी लगता है तो वहीं क्यों नहीं रही, क्यों चली आई शहर। पुष्पा धोते हुए बेलन को लेकर बाहर निकली और बोली, मेरी शादी तुमसे हुई थी, तुम्हारे माँ बाप से नहीं। कई बार समझाई कि बोलो उनसे गांव की ज़मीन और घर बेच दें और यहाँ हमें बड़ा सा मकान खरीद कर दे दें, पर नहीं, बस माँ बाबूजी की रट लगाए रखना, किसी काम के नहीं हो तुम। संजय बोला, कई बार बाबूजी को बोल चुका हूँ कि सब बेच दो, क्यों परेशानी में जी रहे हो, क्या रखा है इस गांव में, पर वो मेरी सुनते कहाँ हैं। पुष्पा बोली, अरे इकलौते बेटे हो, ज़रा प्यार से बोलो, बुढ़े लोगों को कैसे बहलाया जाता है, क्या इतना भी नहीं मालूम। कुछ दिन उनके साथ वक्त बिताओ, देखना एक ना एक दिन मान ही जाएंगे। आखिर हमारे सिवा उनका है कौन, पहले कोशिश तो करके देखो। संजय बोला, बात तो तुम सही कह रही हो, मैं भी थक गया हूँ रोज़ रोज़ की बचत करके। पुष्पा बोली, ऐसा करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में गांव चलते हैं, वहाँ इतनी हरियाली होती है कि गर्मी नहीं लगेगी और बच्चों के साथ रहेंगे तो हो सकता है उनका मन भी पिघल जाए। फिर सब कुछ बेचकर यहाँ बड़ा सा मकान ले लेंगे और अगर उन्हें साथ रहने की इच्छा होगी तो रख लेंगे। दोनों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और फिर 1 हफ्ते बाद बिना बताए गांव पहुँचे। संजय के पिता राम सेवक बाबू और उसकी माँ बीना जी जैसे ही बच्चों को देख फूली नहीं समाई। राम सेवक बाबू बोले, अरे तुम लोगों ने आने की खबर नहीं दी, अचानक आओ आओ, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। देखो आम का मौसम भी आया है, मैं बच्चों को याद कर रहा था। बीना जी बोली, अच्छा किया बहू जो आई, तुम लोगों की बहुत याद आती है। इतना बड़ा घर और बीना बेटे बहू और पोते पोती के सोना सोना रहता है। पुष्पा की नज़र उस मकान पर थी जो किसी कोठी से कम नहीं थी। पुष्पा बोली, माँ जी क्या बाबूजी ने और खेत खरीद लिया, क्या ये सब हमारे हैं। बीना जी बोली, हाँ बहू, अब जो भी थोड़े बहुत पैसे जोड़ते हैं उससे खेत ही लेते जाते हैं। कहते हैं धरती हमारी माँ है, जब ये हमारा पेट भर रही है तो इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। छोड़ो इन बातों को, चलो तुम अंदर, मैं सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ। पुष्पा झट से बोली, अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कौन सा थक गई हूँ, आप बैठिए, वैसे भी मैं वहाँ से सूखा नाश्ता लेकर आई हूँ। फिर क्या था। संजय चाय पीकर शाम में अपने पिता के साथ अपने खेत खलिहान का हिसाब लगाने निकल गया। इधर पुष्पा अपनी सास की झूठी सेवा में जुट गई। करीब 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। बीना जी एक रात राम सेवक बाबू से बोली, बहू मेरी कितनी सेवा करती हैं, उसमें बहुत बदलाव आ गया है। आप देख रहे हैं, मुझे कोई काम नहीं करने देती, मेरे पैरों को तेल लगाती हैं, कंघी करती हैं और चोटी बनाती हैं। ये देखिए, कल तो उसने मेरे पैरों में नेल पॉलिश लगा दी। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार नेल पॉलिश कब लगाई थी। राम सेवक बाबू पत्नी की खुशी देखकर खुश हो रहे थे। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। एक रोज़ बीना जी चापाकल से पानी भर रही थी। पुष्पा झट से उनके पास जाकर बोली, माँ जी आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं। और संजय, माँ जी यहाँ चापाकल से पानी भरती हैं तो आपने यहाँ मोटर क्यों नहीं लगवा दिया। इतने सालों से बेचारी कितना मेहनत कर रही हैं, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सास के लिए चिंतित पुष्पा को देखकर राम सेवक बाबू बोले, बहू तुम तो बेटे से बढ़कर अपनी सास की चिंता कर रही हो। अच्छा एक बात बताओ, शहर में कितना बड़ा घर है। संजय मुंह लटकाकर बोला, कहाँ बाबूजी, 2 कमरे का मकान है जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। रसोई इतनी छोटी है जिसमें बस पुष्पा ही समा पाती है। इतना सामान है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कई बार छत पर लेकर जा बैठता हूँ। फिर भी आप लोग रहेंगे तो हम जगह बना ही लेंगे, क्योंकि बिना आप लोगों के वहाँ मन नहीं लगता है। राम सेवक बाबू बोले, हाँ तुम लोगों के बिना हमारा भी मन यहाँ कहाँ लगता है। ऐसा करो, पता करो कि 3 कमरे का खुला मकान में कितना पैसा लगेगा। तुम्हारी माँ की खुशी देखकर लग रहा है अब सब साथ में रहे तो उसे भी थोड़ा आनंद आएगा। जो बात संजय मन में लेकर आया था और तो राम सेवक बाबू ने खुद अपने मुंह से बोल दिया। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। संजय बोला,
हाँ बाबूजी, मैं कल ही पता करता हूँ, पुष्पा धीरे से संजय के कानों में बोली। आज तो इतनी अच्छी नींद आएगी कि मैं सपने में बड़ा मकान, बड़ा टीवी और एक गाड़ी और न जाने क्या क्या देखूंगी। इतना कहकर दोनों मुस्कुराते हुए सोने चले गए। अगले दिन राम सेवक बाबू अपने मित्र भोला बाबू, जो कि काफ़ी अनुभवी थे, उनसे बोले, सोच रहा हूँ अब सब कुछ बेचकर बेटे के साथ शहर में रहने चला जाऊँ। बेटा बहुत सेवा करते हैं और यहाँ रहकर उनकी याद हमेशा पत्नी रोती है। तो आप क्या सलाह देंगे? भोला बाबू बोले। राम सेवक बाबू, मानता हूँ मैं शहर की ज़िंदगी देख कर आया, पर वो भी एक मृग तृष्णा की तरह है। अगर बच्चे अच्छे हैं तब तो आप उनके साथ रह सकते हैं, पर आजकल ऐसी ऐसी खबर शहरों में मिलती है कि सुनकर मन सिहर जाता है, क्योंकि कुछ बिगड़ी औलाद है जो अपने माँ बाप को रास्ते पर छोड़ देते हैं या वृद्ध आश्रम पहुँचा देते हैं। राम सेवक बाबू बोले। भोला बाबू, किस्मत खराब माँ बाप की नहीं बल्कि उन लालची औलादों की होती है जो अपने जन्मदाताओं को ऐसा दुख देते हैं। उन्हें क्या लगता है वो चैन से सो पाएंगे? अरे पाप पुण्य सब इसी धरती पर काटना होता है, पर हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। भोला बाबू बोले। अगर आपको भरोसा है तब तो आप निश्चिंत होकर वहाँ रह सकते हैं और इसमें मैं आपकी मदद कर दूंगा। आपका ज़मीन और घर मैं ले लूँगा। हाँ, एक सलाह दूंगा, कुछ संपत्ति ज़रूर यहाँ रखना, या जब वहाँ घर लोगे तो बेटे से कहना भाभी जी के नाम से घर ले। इसके दो फायदे होंगे। नंबर 1 तो आप लोगों को सीनियर सिटीजन के नाम से टैक्स कम भरना पड़ेगा, और नंबर 2 भाभी जी के नाम से घर रहेगा तो आने वाले खतरे से भी बचे रहोगे। राम सेवक बाबू ने भोला बाबू की ये बात मास्टिक में रख ली। घर जाकर बेटे से बोले, संजय, मैंने गांव में एक वरिष्ठ व्यक्ति से बात कर ली है, वो हमारी ज़मीन और घर सब ले लेगा। तुम मकान की बात करो, फिर हम सब एक साथ शहर चलेंगे। ये बात सुनते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संजय बोला, नेकी और पूछ पूछ, मैं अभी सब इंतज़ाम करता हूँ। एक हफ्ते के अंदर संजय ने घर की बात भी कर ली। जब राम सेवक बाबू ने घर को बीना जी के नाम से लेने की बात कही और सीनियर सिटीजन वाली बात बताई, वो इतना खुश था, इस बात से उसे कोई एतराज़ नहीं था। संजय ने बिल्डर से एजेंट से पहले ही संगठन कर ली थी। धीरे धीरे उसने घर का सामान भी मंगवा लिया और सब मिलजुल कर रहने लगे। शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छे रहे। करीब 15 दिन तक पुष्पा ने बीना जी को कोई काम नहीं करने दिया, बल्कि उनकी सेवा करती रही। दोनों पति पत्नी बेटे बहू से बहुत खुश थे। करीब 1 महीने बाद पुष्पा धीरे धीरे घर के सारे काम बीना जी को सौंपने लगी। बच्चों का टिफिन बनाना, घर की साफ सफाई खुद क्या करती, मशीन में कपड़े डाल देती, फिर उन कपड़ों को सुखाने के लिए भी बीना जी से कहती। खुद पूरा दिन फ़ोन लेकर घूमती और अपने नाखूनों में नेल पॉलिश के रंग बदलते रहती। बीना जी की तबीयत बिगड़ने लगी। राम सेवक बाबू बेटे से बोले, संजय, कोई काम वाली देख लो, तुम्हारी माँ की उम्र नहीं रही कि वो घर के काम करे। पुष्पा बोली, घर के काम होते ही कितने हैं जो माँ जी थक जाती हैं, आधा से ज़्यादा काम तो मशीन करता है। वैसे माँ जी गाँव में तो सारा काम करती थी, वहाँ तो कोई थकान नहीं होती थी, और आज तक हमने घर में काम वाली नहीं रखी है, फिर अब क्यों? संजय बोला, बाबूजी, पुष्पा सही कह रही हैं। आप ये देखिए, मेरी आमदनी ही कितनी है जो मैं काम वाली को दूंगा। दोनों मिलकर घर के काम संभाल तो रही हैं। आप क्यों महिलाओं के काम में दखलंदाजी करते हैं? आप आराम से रहिए। राम सेवक बाबू बोले, कैसे आराम से रहूं जब मैं देख रहा हूं मेरी पत्नी दिन रात कोल्लू के बेल की तरह पिस रही है। तुम्हें अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखती, पर मुझे अपनी अर्धांगिनी की तकलीफ दिखती है। इससे अच्छे तो हम गांव में थे। बहू बोली, तो हमने कौन सा आपको शहर बुलाया था? आपने खुद यहाँ आने की इच्छा जताई। अब सारा दोष हम पर मत डालिए। काम वाली आएगी तो उसका खर्च कौन देगा? आपके पास कुछ है नहीं जो आप खर्चा उठाएंगे। क्यों अपने बेटे की परेशानी बढ़ाते हैं? चुपचाप खाइए और पड़े रहिए। सुनो जी, आप जाओ दफ्तर, इनका तो रोज़ रोज़ का यही है। इतना कहकर वो चली गई। बीना जी राम सेवक बाबू से बोली, छोड़िए ना, क्यों आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो बोले, तुम्हारी यही बात सुनकर मैं थक गया हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे कब? अब बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ दे दिया हूँ, तब भी तुम कह रही हो उसे परेशानी है। करीब 3 महीने ऐसे ही बीत गए। बेचारी बीना जी आधी हो गई थी, और राम सेवक बाबू जो खुली हवा में पहले सांस लेते थे, अब एक कमरे में बंद रहते हैं। दिन रात पुष्पा कहती हैं, अभी घर में कोई मेहमान है, आप कमरे से मत निकलिएगा। बाजार के काम राम सेवक बाबू से करवाती थी। दोनों की हालत नौकरों जैसी हो गई थी। जब भी राम सेवक बाबू कुछ कहते तो पुष्पा और संजय दोनों लड़ने लगते थे।
एक रोज़ बीना जी को बहुत खांसी हो रही थी। उन्होंने बेटे बहू को बहुत आवाज़ लगाई, पर दोनों ने ही अनसुना कर दिया। राम सेवक बाबू बोले, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी के लिए रसोई की तरफ जा रहे थे तो बेटे बहू की आवाज़ें आ रही थी। पुष्पा बोल रही थी, अब मैं थक गई हूँ इन लोगों से, जितनी जल्दी हो अपने माँ बाप को बाहर का रास्ता दिखाओ। संजय बोला, पर गांव का घर ज़मीन सब बेच चुके हैं, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? पुष्पा बोली, दुनिया भर के रिश्तेदार पाल रखे थे जिन्हें बुला बुला कर खिलाते थे, जाएं वहाँ जाकर रहें। और कुछ नहीं तो शहर में कितने सारे वृद्धाश्रम हैं, उसका पता दो और कुछ पैसे उनके हाथ में पकड़ा कर दफा करो। इस बड़े से घर में वो लोग किसी कबाड़ से कम नहीं हैं। संजय बोला, अगले हफ्ते बच्चों की छुट्टी हो रही है, उन्हें लेकर पहले घूमने तुम्हारे भाई के पास चलते हैं। वहाँ से आकर इन लोगों का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। सच कहा तुमने, रोज़ रोज़ की चिक चिक से मैं भी थक गया हूँ। मैं सोचा था बूढ़े हो गए हैं, 1-2 साल जिएंगे, फिर सब रास्ता खाली हो जाएगा, पर इन्हें देखकर तो नहीं लगता कि ये ऊपर जाने वाले हैं। राम सेवक बाबू को अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो पत्नी को पानी दिए और आराम कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगे। बीना जी बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? वो बोले, बीना, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। बीना जी रोकर बोली, हमारी किस्मत ही फूटी है। वो बोले, खराब किस्मत हमारी नहीं बल्कि इन बच्चों की है। इन्हें क्या लगता है इनके अलावा हमारी दुनिया में कोई नहीं है? अरे दुनिया इतनी बड़ी है, जहाँ प्यार और भरोसा बांटो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। बीना जी बोली, फिर अब क्या आपने कुछ सोचा कि अब आप क्या करेंगे? हम तो रोड पर आ जाएंगे। वो बोले, तुम चिंता मत करो, मैं भी इसका बाप हूँ। इसे ऐसा सबक दिखाऊंगा कि जीवन भर भूल नहीं पाएगा। अब तक पिता का फर्ज निभाता आया, अब इसे मैं बताता हूँ कि एक बाप क्या क्या कर सकता है। कुछ रोज़ बाद संजय परिवार के साथ निकल रहा था। पुष्पा बीना जी से बोली, माँ जी, मेरे पीछे घर का ध्यान रखिएगा। राम सेवक बाबू बोले, हाँ हाँ बहू, तुम निश्चित होकर जाओ, जो भी बिगड़ा होगा उसे हम बिल्कुल सही कर देंगे। तुम आओगी तो देखकर हैरान हो जाओगी। पुष्पा मुस्कुराते हुए संजय के कान में बोली, मन तो नहीं करता कि फ्री के चौकीदारों को घर से निकालूं, पर मुझे ये पुराने एंटीक पीस घर में नहीं चाहिए। दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। इस बीच रामसेवक बाबू ने वहाँ की सारी घटना भोला बाबू को दी। भोला बाबू अपने एक मित्र के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई और घर के कागजात दिखाए। भोला बाबू की शहर में बहुत जान पहचान थी। उन्होंने सुझाया कि आपके घर के पास ही बहुत बड़ा अस्पताल बना है, जहाँ कई नर्स रहने के लिए मकान ढूंढ रही हैं। आप उन्हें अपने मकान में रख लो, आपकी आमदनी भी हो जाएगी और आप लोगों की देखभाल भी होती रहेगी। रामसेवक बाबू ने 6 लड़कियों को 2 कमरा दे दिया। अब वो लड़कियां जब अपने लिए खाना बनाती तो उन दोनों के लिए भी बना देती। अब वे सभी नर्स थी तो उनके स्वास्थ्य थे की भी परेशानी हल हो जाती थी। इस तरह से करीब 10 दिन में उस घर का रामसेवक बाबू ने नक्शा ही बदल दिया। बेटा बहू जब घूम कर आए, दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्हीं में से एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही पुष्पा अंदर आने लगी, वो बोली, अरे इस तरह से कहाँ घुसी आ रही है? पुष्पा बोली, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? ये मेरा घर है। और तुम कौन हो? दूसरी लड़की बोली, नहीं, ये घर रामसेवक बाबू का है और हम सब उनके किराएदार हैं। ये सुनकर बेटे बहू के होश उड़ गए। पुष्पा जोर जोर से चिल्लाई, माँ जी, पापा जी, बाहर निकलिए। ये हमारे घर को क्या आपने हॉस्पिटल बनाकर रख दिया? और आपको कोई नहीं मिला तो नर्स को घर में रखने लगे? ये हमारा घर है, कोई अस्पताल नहीं। हमने आपको रखने की जगह दे दी, ये क्या कम था? मैं तो कहती हूँ इन लोगों के साथ आप भी मेरे घर से निकलो। रामसेवक बाबू बोले, तुम्हारा घर? बहू, दिन में सपने देख रही हो क्या? यह घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी पत्नी का है। पूछो अपने पति से किसके नाम से है ये घर। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? पुष्पा संजय की तरफ देखी। संजय को सीनियर सिटीजन वाली बात याद आई और वो हैरान रह गया। रामसेवक बाबू बोले, तुम्हारे ऐसे ही व्यवहार के कारण मैंने पुलिस में तुम लोगों की कंप्लेन दे दी है। अभी तो वो कुछ नहीं करेंगे, परंतु अगर तुम लोगों ने कुछ चालबाजी की तो जेल की हवा खाओगे। तुम्हारा सारा सामान बाहर के स्टोर रूम में रखा है, उसे उठाओ और निकलो हमारे घर से। बेटे बहू माँ बाप के पैर पकड़ने लगे और कहने लगे, हमें हमारी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। हमारे मन में लालच आ गया था, हमारी किस्मत खराब थी जो हम आपको पहचान नहीं पाए। बीना जी बोली, अब पता चला कि खराब किस्मत माँ बाप की नहीं बल्कि बिगड़ी और लालची औलादों की होती है। जिस चालबाजी से तुम लोग हमें गांव से यहाँ तक लेकर आए, अब वो हमारे सामने आ चुकी हैं। तुमसे भले तो ये बच्चे हैं,
जो रहने का दाम भी देते हैं और हमारी सेवा भी करते हैं। हमारे मरने के बाद हम ये घर ऐसे ही माँ बाप के लिए छोड़ जाएंगे, जिनके बच्चे तुम जैसे बदकिस्मत होते हैं। अब निकल जाओ हमारे घर से और दोबारा लौट कर मत आना। 6 की 6 लड़कियों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। काफ़ी समय तक संजय को दर दर भटकना पड़ा और इधर राम सेवक बाबू को पराए बच्चों से अपनापन मिला और आगे चलकर उन्होंने अपना वो घर वृद्धा आश्रम के नाम किया, ताकि उनके जैसे माता पिता को कोई कष्ट ना हो